नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम प्लेन फिगर के बारे में पढ़ रहे थे और आप कंटिन्यू रूप से पढ़ाई कर रहे होगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तो हमने कल आपको सवाल करवाए थे और उससे आगे हम आज के सवाल करेंगे। तो देखिए हमें सवाल क्या पूछा गया है। तो मैं आपको एंगल निकालना सिखा रहा हूँ। पहले हमने लाइन एंड एंगल की क्लास में साधारण रूप से एंगल का वर्गीकरण देखा था और एंगल के प्रकार देखे थे, और इसके बाद मैंने आपको त्रिभुज का टॉपिक पढ़ा है और त्रिभुज में भी हमने उसका वर्गीकरण और उसके प्रकार के बारे में सब कुछ बता दिया है बेसिक की क्लास में। अब हम इसके सवाल कर रहे हैं। तो सवाल को देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है कि त्रिभुज PQR में कोण x का मान होगा। यहाँ पे कोण x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x कहाँ दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता रखा है। मैंने आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। तो आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करके आप कैसे आप इस सवाल को कर पाओगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे पेन का यूज़ नहीं करके आप डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि बहिष्कोण का मान आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये मान होगा। तो जब मैं 65 में से 32 को माइनस करूँगा तो ये मान मुझे प्राप्त हो जाएगा। जब मैं 65 में से 32 को माइनस करूँगा तो ये मान मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, 65 में से 32 को माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 33 प्राप्त होगा। और 33 आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया आपको, बाकी कुछ नहीं करना। आप इसको ये मत करना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और आप इसका मान निकालो। 180 में से 65 को माइनस करो और 180 में से 65 को माइनस करके ये मान निकालो। फिर इन तीनों का योग 180 के बराबर होता है। फिर आप 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करो, तब भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि बहिष्कोण का मान आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। अब 33 और 32 को जोड़ो, 33 और 32 65 होता है। तो डायरेक्ट आपका ये आंसर राइट आंसर है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ये टोटल ये एक सरल रेखा, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब आप 180 में से 65 को माइनस करोगे तो आपको ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे, तब भी ये एंगल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप दो या तीन तरीके से इन सवालों को कर सकते हो, लेकिन आपको यही तरीका अपनाना है कि दोनों कोणों का योग, बाहरी कोण का मान निकालना है। तो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बाहरी कोण। तो इन दोनों का योग के बराबर ये कोण होता है। तो आप 65 में से इसको माइनस करोगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दिया गया है कि कोण AED का मान होगा। यहाँ पे हमें AED का मान ज्ञात करना है। तो AED का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बिना पेन का यूज़ किए इन सवालों को करना है। आपको पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो बिना पेन का यूज़ किए इन सवालों को कैसे कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे AED का मान ज्ञात करना है। AED, तो AED कौन सा मान, हमें ये मान ज्ञात करना है। तो ये मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको ये तरीका बता रखा है कि बाहरी कोण का मान आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बाहरी कोण का मान आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो 45 और 25 जोड़ो, 45 और 25 जोड़ो, कितना होगा, 45 और 25 कितना होता है, 70 होता है। तो ये कोण कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। ये 70 डिग्री का होगा। तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, तो ये 70 और 40 कितना हो गया, 110 हो गया। 110 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 110 माइनस करोगे तो 180 में से 110 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा, ये भी 70 प्राप्त होगा। ये 70, तो ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 में से 70 को माइनस करोगे तो ये कितना का बनेगा, 110 का बनेगा। तो 110 आपको कहाँ दे रखा है, 110 आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको इस तरीके से सवाल को करना है। आपको बाकी कोई तरीका और सारी लैंग्वेज नहीं लिखनी है।
आप सारी लैंग्वेज लिख के बिल्कुल सवाल को मत करिए, क्योंकि लैंग्वेज लिखोगे आपका समय बर्बाद होगा और वहाँ पे स्टेप के नंबर नहीं मिलते। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको फाइनल आंसर के नंबर मिलते हैं। तो फाइनल आंसर आप चाहो तो शॉर्टकट तरीके से निकालो या फिर डिटेल तरीके से निकालो। आपको निकालना है तो करेक्ट आंसर निकालना है, तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हमें ये कोण ज्ञात करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार वापिस समझा रहा हूँ, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे हमें कोण AED का मान ज्ञात करना था, तो AED हमें ये दे रखा है, तो इस कोण का मान ज्ञात करना था। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा, तो ये कोण मुझे पता चल जाएगा, तो ये मैं आसानी से निकाल लूंगा। 180 में से 70 को माइनस करूंगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये बहिष्कोण मान लो, ये बहिष्कोण, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये एक बाहर का कोण, तो बहिष्कोण हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बाहर का कोण, तो इन दोनों का कोणों का योग करो। 45 और 25 जोड़ो, 45 और 25 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। तो ये कोण 70 का, ये कोण 40 का, हमें दो कोण पता है और तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 70 और 40 जोड़ेंगे तो 110 प्राप्त होगा। 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 प्राप्त होगा। तो ये कोण कितना का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। अब ये सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, 180 में से 70 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 110 डिग्री प्राप्त होगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमें सवाल को करना है। आप इस तरीके ये पूरी लैंग्वेज लिख के सवाल मत करना, लैंग्वेज लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ में आ गया किस तरीके से हमें सवाल को करना है। अब आगे बढ़ते, अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल क्या दे रखा है, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा दे रखी है 8 सेमी की और कर्ण दे रखा है 17 सेमी। तो तीसरी भुजा होगी, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, यदि आपको दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रिपलेट याद रखो तो ट्रिपलेट से कर लो, और दूसरा आप है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय याद रखो और उससे कर लो। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय तो बता दिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय होती है। ट्रिपलेट से करोगे तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखा है या फिर नहीं बता रखा है, यदि नहीं बता रखा है तो मैं बता लूँगा। जैसे 8, 17 और 15 एक जोड़ा होता है, 8, 17 और 15 का जोड़ा होता है। तो यहाँ पे 8 आ गया है, 17 आ गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आ गया, तो 15 इसका राइट आंसर होगा। अब मैंने इसको सोल्व किए बिना सीधा आंसर टिक कर लिया, सोल्व किए बिना सीधा आंसर टिक कर लिया। और आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है, एक बार सवाल को पढ़ना है, सवाल समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ लो और आंसर टिक कर लो। ये इतना ही करना है आपको एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं करना है। और कब कर पाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे तब ये 1-1 मिनट में सवाल हो पाएंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, 8 दे रखा था, 17 दे रखा था, और 8, 17, 15 का जोड़ा होता है। तो 8, 17 और 15 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे आपको कर्ण दे रखा है और भुजा दे रखी है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289। 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग होता है 289 होता है। तो यहाँ पे 289 माइनस यहाँ पे 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है। जब मैं 289 में से 64 को माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 289 माइनस 64, 289 में से 64 गए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 289 में से 64 गए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 225 प्राप्त हो जाएगा। और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। और 15 आपको कहाँ दे रखा है, यहाँ पे 15 आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करने बैठोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों में या कम से कम 2 लाइनों में ये आंसर निकलेगा। तो आपको 2-2 लाइनें भी नहीं लिखनी है, 3-3 लाइनें भी नहीं लिखनी है। आप सीधे ट्रिपलेट याद रखो और आंसर को टिक कर लो, सीधा सा फॉर्मूला है।
या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, करने को आसान है। ये 2 मिनट यहाँ पे 2 स्टेप में हो जाती है। ये 17 का वर्ग करो 289 और 8 का वर्ग करो 64। 289 में से 64 को माइनस करोगे 225, 225 किसका वर्ग है तो 15 का वर्ग होता है, तो 15 से में इसका राइट आंसर। मैंने आपको बता रखा है कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट 30 तक याद करने और क्यूब रूट भी 30 तक याद करने, क्योंकि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट प्रत्येक टॉपिक में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, तो आप इनको जरूर याद कर ले। प्लस ट्रिपलेट याद कर ले। ट्रिपलेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपलेट कैसे याद रखोगे तो मैं बता लेता हूँ, देखिए। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दे रखा, मतलब कोई भी त्रिभुज दे रखा है और आपको कर्ण निकालनी हो, भुजा निकालनी हो या आधार निकालने हो, लगभग 1 मिनट में वो सवाल हो जाएंगे। तो ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट किस टाइप के होते हैं, तो इसके लिए ये देख लीजिए। मैं आपको पहले त्रिभुज बना के दिखा लेता हूँ, 2 मिनट। आप देखिए, इस तरीके से त्रिभुज बनाना है। अरे थोड़े पास में बनाने पड़ते हैं, एक छोटा बना लेता हूँ, देख लीजिए। ये इस तरीके से आप वो व्यवस्थित आप आपकी डायरी में व्यवस्थित बना लीजिए। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ और समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आप अपने डायरी में व्यवस्थित तरीके से इन ट्रिपलेट को बना लेना और फिर याद कर लेना। यह प्रत्येक एग्जाम के लिए ये ट्रिपलेट काम आएंगे। आपको केवल ये 4 ट्रिपलेट याद रखने, केवल 4 ट्रिपलेट याद हो गए तो इसके बाद बाकी के ट्रिपलेट तो आप अपने आप याद कर लोगे। 4 ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 4 ट्रिपलेट होते हैं, 3, 4, 5। यदि आपको 2 दे रखे हो, तीसरा ज्ञात करना हो, या तो 3, 4 दे रखा होगा, या फिर 4, 5 दे रखा होगा, या फिर 3, 5 दे रखा होगा, तो आपको सीधा 4 टिक कर लेना है। 3, 4, 5 का जोड़ा होता है। दूसरा जोड़ा होता है 12, 5, 13 का जोड़ा होता है। 12, 5, 13 ये जोड़ा होता है। यदि आपको ये 2 दे रखा हो, तीसरा आपको ज्ञात करना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा के आप सीधा यहाँ पे 5 टिक कर लेना, आपका आंसर राइट है। या फिर ये दोनों दे रखा हो तो ये आंसर राइट होगा, या फिर ये दोनों दे रखा है तो ये आंसर इसका राइट होगा। और तीसरा ट्रिपलेट होता है 15, 8, 17 का ट्रिपलेट होता है। 15, 8, 17। यदि आपको ये दोनों दे रखा है तो ये इसका राइट आंसर, आपको ये निकालने के लिए बोला जाएगा। ये दोनों दे रखा है तो ये निकालने के लिए बोला जाएगा, 17 इसका राइट आंसर। और ये दोनों दे रखा है तो ये निकालने के लिए बोला जाएगा, 15 इसका राइट आंसर होगा। तो 15, 8, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। और तीसरा ट्रिपलेट होता है 24, 7, 25 का ट्रिपलेट होता है। 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ये दोनों आपको दिए हुए होंगे एग्जाम में और ये ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, तो 7 इसका राइट आंसर। ये दोनों दिए हुए होंगे और ये ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, तो 24 इसका राइट आंसर होगा। और ये दोनों दिए हुए होंगे और ये ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, तो 25 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये ट्रिपलेट डायरेक्ट याद करने हैं, आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखें 3, 4, 5, 12, 5, 13, 15, 8, 17, 24, 7, 25। कोई भी दे रखा है आप तो निकाल लोगे। अब आगे इस तरीके से, इसी तरीके से चलेगा। ये क्रम से मैं बना लेता हूँ। ये केवल समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो तो समझ लेना आप। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, ये हो जाएगा। ये ऐसे क्रम से चलता जाएगा। 12 का दुगुना 24, 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10, और 13 का दुगुना 26। और ठीक इसी तरीके से 15 का दुगुना कितना हो जाएगा, 15 दुकी 30, और 8 दुकी 16, और 70 दुकी 34। ठीक इसी तरीके से इसका दुगुना 24 दुकी 48, और 7 दुकी 14, और 25 दुकी 50। यह ट्रिपलेट ऐसे चलते जाएगा। ठीक इसी तरीके से आगे भी ये ऐसे ही चलते जाएगा, ये क्रम ऐसे ही बनता जाएगा। ये देखिए आगे, ऐसे आप कितने तक भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम ये 5 क्रम तक आप बना लेना। मैं ये लास्ट 3 क्रम तक बना रहा हूँ, आपको 5 क्रम तक बना के फिर याद करना है।
ये इसी तरीके से ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, इसी तरीके से आपको 5 स्टेप बनानी है और पाँचों याद कर लेनी है। आप फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये डायरेक्ट याद होगा तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी क्रम से ये चलता रहेगा। जैसे ऊपर जैसे आपको पहाड़े याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़े याद है तो ऐसे ही ये चलता जाएगा क्रम से, पहाड़े लगाते रहो और ये इसको आगे बढ़ाते रहो। यहाँ पे 3 का पहाड़ा 3 दूकी 6 और 3 तिया 9, 4 दूकी 8 और 8 दूकी 16, 4 यहाँ पे ये कितना 4 दूकी 8, 4 दूकी 8 और 4 तिया 12 और इसी तरीके 5 दूकी 10 और 5 तिया 15। ये 3 का क्रम है ना, तो यहाँ पे ये देखिए 3 दूकी 6 और 3 तिया 9, 4 दूकी 8 और 4 दूकी 8 और 4 तिया 12, 5 दूकी 10 और 5 तिया 15, 12 दूकी 24 और 12 तिया 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा। यहाँ पे 5 दूकी 10 और 5 तिया 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ठीक इसी तरीके से 13 दूकी 26 और 13 तिया 39, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 15 दूकी 30 और 15 तिया 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 8 दूकी 16 और 8 दूकी 16 और 8 तिया 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 70 दूकी 34 और 70 तिया 51, यहाँ पे 51 आएगा। ठीक इसी तरीके से 24 दूकी 48 और 24 तिया 72, यहाँ पे 72 आएगा। ठीक इसी तरीके से 7 दूकी 14 और 7 तिया 21, यहाँ पे 21 आएगा। 25 दूकी 50 और 25 तिया 75, यहाँ पे इसी तरीके से ये क्रम से चलता रहेगा। तो आपको कौन से याद करने हैं, आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन से है, तो आपको ये 4 याद है, तो इससे आगे ये 5 क्रम तक बन जाएगा। आपको कोई नहीं 3 दूकी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे ये भी इसी क्रम से ये आगे बढ़ रहा है, ये भी इसी क्रम से आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या 3 4 5, 12 5 13 और 15 8 17 और 24 7 25 ये याद है, तो आगे के अपने आप निकल जाएंगे। तो आपको ये 4 इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लेना। ये 4 निकल गए तो इसके बाद ये आगे तो आराम से निकल जाएंगे। तो ये मैंने कौन सी कितनी स्टेप करी है, यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 स्टेप मैंने कर डाली है। आपको 5 स्टेप तक निकालना है, फिर इसको याद कर लेना है। तो कोई भी आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें सवाल क्या पूछा था और क्या हमें सवाल पूछा था वो इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमें सवाल पूछा था, हमें सवाल ये पूछा गया था, यह सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 8 सेमी और 17 सेमी है, तो तीसरी भुजा होगी। हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको ट्रिपलेट बताया, और तीसरे नंबर का ट्रिपलेट मैंने क्या बताया, 15 8 17 का जोड़ा बन रहा है। किस तरीके से त्रिभुज बना था, इस तरीके से त्रिभुज बना था, और मैंने आपको बताया कि 15 8 और 17, तो ये 17 आपको दे रखा है, 8 भी दे रखा है, तो ये भुजा कितने की होगी, 15 सेमी की होगी। यदि ट्रिपलेट याद है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने बताया कि 3 4 5, 12 5 13 और 15 8 17 और 24 7 25, ये चार याद है, तो आगे के आप आसानी से निकाल लोगे। तो ये तीसरा नंबर है कि 15 8 17, तो यहाँ पे 17 आपको दे रखा है, 8 दे रखा है और 15 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 15 सी ऑप्शन इसका राइट होगा। यदि आपको ये दोनों दिए हुए होते तो आपको ये निकालना पड़ता, तो ये कौन सा 17 ऑप्शन इसका राइट होता, 17 इसका राइट ऑप्शन होता। यदि आपको ये दोनों दिए हुए होते और ये निकालना होता, तो ये दोनों दिए हुए हैं तो ये निकालना है, तो आपको ये ट्रिपलेट याद है, तो ये 8 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से ट्रिपलेट आपके कई जगह काम आएंगे, तो आप ट्रिपलेट याद कर लेना। आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो ये याद करने की चीज़ें वो याद कर ले, उनको आप निकालने मत बैठे, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। आप फिर ये समय कहा है कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, वहाँ पे आप 1-2 मिनट ज़्यादा दोगे तो चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन सवालों में तो ये याद करने जैसी चीज़ें तो याद कर ले। अब यहाँ पे देखिए आगे हमें आगे दे रखा है, यह हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान से 24 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर वहां से 10 मीटर उत्तर की ओर गया। बताइए प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की सीधी दूरी कितनी है। तो यहाँ पे सीधी दूरी कितनी है यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा,
यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे 24 सेमी दे रखा है और यहाँ पे 10 सेमी दे रखा है। तो मैंने अभी अभी आपको एक ट्रायंगल ट्रिपलेट बताया है कि 24 10, यहाँ पे 24 दे रखा है, 10 होता है, 24 10 26 का एक जोड़ा होता है, 24 10 26 का एक जोड़ा होता है। 26 मीटर कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तब तो आप सीधा ये कर लोगे, नहीं तो आपको किससे करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से आपको इसको ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना दे रखा है, 24 दे रखा है और प्लस लंब कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग कितना होता है, तो वर्ग आपको याद होने चाहिए 576 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। और 676 यहाँ पे तो रूट आ जाएगा, ये तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें कर्ण निकालना है, कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये रूट हो जाएगा। तो ये 676 किसका वर्ग है, तो ये 26 का वर्ग है। तो 26 मीटर इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो ये 4 स्टेप में ये सवाल हो पाएगा। यदि ट्रिपलेट याद नहीं है तो ये 4 स्टेप में ये सवाल हो पाएगा। और यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो विथिन 1 मिनट में ये सवाल हो जाएगा। और आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको समय को बचाना है, तो समय को बचाने के लिए 1 मिनट में आपको आंसर लेने आना है। यहाँ पे दे रखा था 24 मीटर दे रखा था, 10 मीटर दे रखा है, तो 24 10 और 26 का जोड़ा होता है। देख लो 24 10 का 26 का जोड़ा होता है या नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि 24 10 और 26 ये जोड़ा मैंने अभी अभी आपको बता रखा है, 24 10 और 26। यदि ट्रिपलेट याद है तो आप कर लोगे। ये कितना 12 का 2 गुना 24, 5 का 2 गुना 10 और 13 का 2 गुना 26 होता है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो, ये तो 5 का 2 गुना है, ये 12 का 2 गुना है, 12 2 की 24, ये 5 का 2 गुना है। तो अब 12 5 और 13 का जोड़ा होता है, 13 का 2 गुना कितना होता है, 13 2 की 26, तो 26 डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। और आपको यही तरीका अपनाना है, तभी समय पे सवाल हो पाएंगे। और वरना ये तरीका नहीं अपनाया तो आपको एक एक सवाल करने में 2 2 3 3 मिनट लग जाएंगे और अंतिम जाते वक्त सवाल छूट जाएंगे और आपसे कई स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये शॉर्टकट तरीका अपनाना है। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों तक तो आप शेयर कर ही लेना, और कम से कम करो तो 5 लोगों तक तो कर ही लेना, क्योंकि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा चुका हूँ परसों की क्लास में। उस परसों की क्लास में मैंने आपको क्या लिखवाया था। यदि किसी स्टूडेंट्स ने परसों की क्लास को नहीं देख रखा है तब तो आपको समझ में नहीं आया होगा, और यदि आपने क्लास कंटिन्यू रूप से देख रखी है तब तो आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसका आंसर भी टिक कर लिया होगा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो किस अनुपात में विभाजित करती है, मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को हमेशा 2:1 में विभाजित करती है। तो 2:1 कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और कैसे विभाजित करती है, माध्यिका क्या होती है और त्रिभुज में कैसे माध्यिका बनती है, यह सब कुछ मैं पिछली क्लासों में बता चुका है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास को नहीं देख रखा है तो आप पहले उन क्लासों को देखें और फिर इस क्लास को देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि केंद्रक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज में माध्यिका कैसे बनती है और कैसे ये विभाजित होती है और कैसे 2:1 में ये बनता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा यदि आपने कंटिन्यू रूप से क्लास को नहीं देख रखा है तो। और ये देखने के लिए आपको पिछली क्लास में जाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिटेल में अब यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को 1 मिनट में करने के उद्देश्य से यहाँ पे हम आए हुए हैं। समझ में आ गया कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:1 में विभाजित करता है। कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें सीधा साधा सवाल दे रखा है कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो केंद्रक कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, समद्विभाजक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया।
त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। मैंने सारी परिभाषा लिखवा ली है। पिछली क्लासों में मैंने आपको बोल के भी समझाया है और आपको चित्र सहित वर्णन किया है। चित्र सहित मैंने बताया कि इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालो, इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालो और इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालो। तो ये क्या है? तो ये माध्यिका है। तो समझ में आ गया माध्यिका किसे कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र वह बिंदु है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र वह बिंदु है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। अंतः केंद्र की मैंने आपको परिभाषा लिखवा रखी है। माध्यिका की परिभाषा लिखवा रखी है, परिकेंद्र की परिभाषा लिखवा रखी है, केंद्रक की परिभाषा लिखवा रखी है। पिछले क्लासों को देख ले, यह सवाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल को समझिए। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती है वो तो क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है उस बिंदु को तो हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो ये तो केंद्रक की परिभाषा होगी, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे तो क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र वह बिंदु है जहां त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। यह मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। कोणों के समद्विभाजक आ गया तो अंतः केंद्र, शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं तो ये क्या हो गया? परिकेंद्र हो गया। तो ये तो परिकेंद्र की परिभाषा और ये अंतः केंद्र की परिभाषा, ये अंतः केंद्र की परिभाषा। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? हमें क्या पूछा गया था और हमने क्या आंसर दे दिया है? हमें क्या पूछा गया था और क्या आंसर दिया है वो आपको समझ में आ गया? समझ में आया या फिर नहीं आया? हमें यहाँ पे क्या दे रखा था? हमें दे रखा था कि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र वह बिंदु है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। तो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे तो हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो ये परिभाषा गलत हो गई। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, तो शीर्ष लंब एक दूसरे को काटेंगे तो वो तो परिकेंद्र की परिभाषा हो गई, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तो अंतः केंद्र की बात चल रही है। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, तो ये किसकी परिभाषा है? तो अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। अब यहाँ पे आंसर मिल गया, तो यहाँ पे इसको चेक करने मत बैठना। चेक करने बैठोगे समय बर्बाद होगा, तो आपको यहाँ पे चेक करने नहीं बैठना है। और सारी परिभाषा मैं पिछली क्लासों में लिखवा चुका। और यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देख रखा है तो सारी परिभाषा आपको शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगी। तो आप रीड शॉर्ट्स नोट्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे मैंने सारी परिभाषाएं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के वीडियो 15-15 सेकंड में बना रखे। तो उन शॉर्ट वीडियो को देख ले, आपको सारी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी और सारे फॉर्मूले भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो उन शॉर्ट नोट्स को भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी सारे इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ। तो उन शॉर्ट्स नोट्स को भी देखना ना भूलें, क्योंकि सभी शॉर्ट्स नोट्स रीड से रिलेटेड है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज PQR में सबसे छोटा कोण R हो तो त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से कोई त्रिभुज बना लिया जाए। यहाँ पे P, Q और R, यहाँ पे R छोटा कोण है, ये छोटा कोण है, ये कोण कैसा कोण है? छोटा कोण है। तो मैंने क्या बता रखा है कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी भुजा
और बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा। यह तरीका मैंने आपको बता रखा है और पिछली क्लासों में मैंने बता रखा है कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी भुजा होती है और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा कोण हमें आर दे रखा है और सबसे छोटी भुजा दे रखी है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा तो ये रही, तो ये सबसे छोटी भुजा होगी, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो पी क्यू आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेमी है तथा बराबर भुजाओं से भुजा एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे। सवाल क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पे ये दो भुजाएं बराबर, तो दो भुजाएं बराबर, तो इसके सामने वाले कोण भी समान हो गए, तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण भी आपस में बराबर हो गए। सवाल बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति हमें दे रखी है 14 सेमी, और परिमिति क्या होती है, तो परिमिति क्या होती है, शॉर्ट्स नोट्स आप देख रहे हो तब आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने शॉर्ट्स नोट्स में आपको परिमिति के फॉर्मूला लिखवा रखा है कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होती है, और इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, तो क्षेत्रफल एस इक्वल टू रूट एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इस तरीके से आपको परिमिति दे रखी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये मैं शॉर्ट्स नोट्स में लिखवा चुका हूँ, तो यदि आप शॉर्ट्स नोट्स नहीं देख रहे हो तो शॉर्ट्स नोट्स देख लेना। और यहाँ पे दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेमी है तथा बराबर भुजाओं से भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात कितना है, 5:4 है। बराबर भुजाओं से भुजा, बराबर भुजाओं से भुजा, यहाँ पे बराबर भुजाओं से भुजा तथा तीसरी भुजा, ये दो भुजा और तीसरी भुजा, तो एक भुजा कितनी है 5 सेमी की और तीसरी भुजा कितनी है 4 सेमी की। ये हमें अनुपात दे रखा है, तो ये 5 सेमी की का है, तो ये भी कितना का होगा, ये भी 5 सेमी का होगा, ये भी 5 सेमी का होगा। अब हमें ए बी सी के मान तो प्राप्त हो गए, ये 5, 5, 10 और ये 4 कितने हो गए 14। 14 का आधा कितना करोगे, कितना होगा, 14 का आधा 7 हो जाएगा, क्योंकि 5, 5, 10, 10 और 4 14, यहाँ पे 14/2, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 7 बार कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे ये हमें क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल एस हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे एस का मान तो 7 में से ए का मान यहाँ पे 5 गए, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गए, तो 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इंटू 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो गुणा करो तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये आप देख रहे हो तो ये बाहर आ जाएगा 2 और 7 या 21, तो यहाँ पे 2√21, ये आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैं आपको समझाने के लिए आराम से कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको विथिन 2 मिनट में कर सकता हूँ और 2 स्टेप में कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समय ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आप आराम से समझिए क्योंकि आपके पास अभी समय है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है, 2 भुजाएं बराबर, तो 2 भुजाओं के सामने बनने वाले कोण भी बराबर। एक भुजा 5 सेमी की दे रखी है, तो ये 5 सेमी की, तो ये दोनों समान भुजाएं, तो ये भी 5 सेमी की हो जाएगी। तीसरी भुजा 4 सेमी की दे रखी है, हमें ABC का मान मिल गया, वो मान हमें यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे 14 का आधा 7 होता है, 7 हो गया। यहाँ पे एस का मान 7 रखो और ABC का मान ये रखो, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि एक सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 0.9 मीटर, दीवार से कितना है 0.9 मीटर की दूरी पर रखते हैं। जैसे ये एक दीवार है और ये एक सीढ़ी है, तो यहाँ पे एक सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये नीचे के सिरा, सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 0.9 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है 0.9 मीटर की दूरी है। दूरी पर रखते हुए सीढ़ी दीवार के सहारे रखी गई। सीढ़ी के ऊपरी सिरा
दीवार पर 4 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यहाँ पे ये सिरा 4 मीटर ऊंचाई, यहाँ पे जमीन से लेकर यहाँ पे सिरा कितना 4 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सीढ़ी की लंबाई हमें ये ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, आधार प्लस लंब। तो आधार प्लस लंब करोगे, यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होता है 16, और प्लस इसका वर्ग करो 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो 0.81, तो यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16.81 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, ये तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। हमें ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रूट लगा लो, दोनों तरफ रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो रूट 1681 किसका वर्ग होता है, 1681 41 का वर्ग होता है, 41 का वर्ग होता है। यहाँ पे एक जोड़ा तो एक संख्या के बाद पॉइंट, 4.1 मीटर कहाँ दे रखा है, 4.1 मीटर डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। हमें दे रखा है एक सीढ़ी के नीचे का सिरा, एक सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 0.9 मीटर, दीवार से सीढ़ी इस तरीके से, ये तो सीढ़ी है, ये क्या है, ये सीढ़ी है, और ये क्या, ये दीवार है। ये इस तरीके से हम सीढ़ी रखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 0.9 मीटर की दूरी दे रखा है, और यहाँ पे 4 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गए, यहाँ पे ऊपरी सिरा 4 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया, तो ये कितना 4 मीटर दे रखा है। हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 और इसका वर्ग यहाँ पे 81 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.81 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 16.81 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेके, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल। ये किसका वर्ग होता है, 1681 किसका वर्ग होता है, तो 41 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 41 लिख लिया। यदि वर्ग आपने नहीं क्लास को देख रखा है तो उस क्लास को देख लेना। अब यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट 4.1 मीटर कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट सवाल तो है नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है समषटभुज में कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। समषटभुज में कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो विकर्णों की संख्या मैंने आपको बता रखा है कि आपको कम से कम 10 बहुभुज तक आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करके आपको याद कर लेना है। अंतःकोणों के योग ज्ञात कर लेना है। अंतःकोणों का कितना योग होता है ये, और प्रत्येक अंतःकोणों का कितना योग होता है, प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालते हैं उसको निकाल के 10 बहुभुज तक आप याद कर लेना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि समषटभुज में कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो समषटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो षटभुज में विकर्णों की संख्या तो 9 होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, तो आपने याद कर लिया होगा, क्योंकि ये शायद मैंने लाइन एंड एंगल की क्लास में ये बता रखा है कि अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये मैंने लाइन एंड एंगल की क्लास में आपको बता रखा है। यदि आपने लाइन एंड एंगल की क्लास को नहीं देख रखा है तो आप उस क्लास को देख ले, क्योंकि मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता रखे कि अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, प्रत्येक अंतःकोण कैसे ज्ञात करते हैं, और विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और मैंने उस समय भी आपको बता रखा था कि आपको कम से कम 10 बहुभुज तक विकर्णों की संख्या निकाल के फिर याद कर लेनी है, और प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करके याद कर लेना है, और अंतःकोणों का योग ज्ञात करके फिर याद कर लेना है। तो समषटभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। यदि आपने याद कर रखी है तो आप सीधा आंसर टिक कर लोगे, यदि नहीं याद कर रखी है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो समषटभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो n(-3/2) ये फॉर्मूला होता है। समषटभुज 6 भुजाएं है, तो यहाँ पे 6 रखो, यहाँ पे 6 रखो, 6 रखा, 2 के पहाड़े से 6 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 × 6 3 बार कैंसिल हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 6 रखा, 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 3 हो जाएगा, 3 × 9, तो 9 विकर्णों की संख्या होती है। समषटभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। कौन सा ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और आपको ये निकालना पड़ेगा, और आपको एग्जाम में समय को बचाना, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्या होता है, समय कम पड़ता है, क्योंकि 2-3 बार तो वो सिग्नेचर वाले भी आ जाते हैं, और आप सवाल पढ़ते पढ़ते भी समय हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये याद रखने लायक चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनको याद रखना है। यदि ज्ञात करने लायक होती तो हम ज्ञात करके देख लेते, लेकिन ये तो याद करने जैसी चीज़ें, तो आप याद कर लेना, कम से कम 10 भुज तक तो आप याद ही कर लेना। तो यहाँ पे समषटभुज भुज है, इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो समषटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब आगे देखिए,
आगे हमें सवाल दे रखा है कि किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अब यहाँ पे अंतःकोणों का योग दे रखा है कि अंतःकोणों का योग तथा उसके सभी बहिष्कोणों के योग का अनुपात क्या होगा। अब यदि आपको बहिष्कोण नहीं पता है, अंतःकोण नहीं पता है, अष्टभुज में अंतःकोण कितने का बनता है वो नहीं पता है, और अंतःकोणों का योग कितने का होता है वो नहीं पता है, तब आप इसको इस सवाल को करोगे तो कम से कम ये 7 से 8 लाइनों में ये सवाल जाएगा। क्योंकि पहले तो आप अष्टभुज में अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाओगे, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाओगे, तब अंतःकोणों का योग और फिर बहिष्कोणों का योग का अनुपात ज्ञात करना, तो वो ज्ञात करोगे। तो दो यहाँ पे 3-3 लाइन सभी की मानो, तो ये 3 स्टेप में सवाल हो पाएगा, और 3 स्टेप में सवाल हो पाएगा। इतने में तो आप कम से कम 5 से 7 मिनट बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है अष्टभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो किसी भी अष्टभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो अंतःकोणों का योग तथा सभी बहिष्कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है अष्टभुज में, 1080 होता है। कितना होता है, तो 1080 होता है। और यहाँ पे बहिष्कोण, तो सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो 360 लिख लिया, और 180 इसका अनुपात ज्ञात करना है। 0 से 0 कैंसिल, 36 के पारे से कैंसिल आउट करो। ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मैं 36, तो 3 का गुणा 36 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 9 और 1 10, ये कितनी बार 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 3:1 इसका राइट आंसर। ये आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया कि अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो n-2 इंटू 180 ये फॉर्मूला होता है। अब n-2 इंटू 180, n कितना अष्टभुज है, तो 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6 और इंटू 18। अब इसको गुणा करो तो 18 छंग 108 होता है। 18 छंग कितना होता है, 108 होता है, और 1 0 का 1 0। अब 1080 आ गया। यदि आपको डायरेक्ट याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो अष्टभुज में अंतःकोणों का योग 1080 होता है। तो 1080 का 1080 लिख लिया। अब बहिष्कोण का योग कितना होता है, तो बहिष्कोण का योग तो आपको सीधा सा याद रह जाएगा कि ये 360 होता है। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये जैसे अनुपात क्रम से अनुपात लगा लिया, और यहाँ पे अनुपात 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 के पारे से ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया। 3:1 आपको कहाँ दे रखा है, तो ये आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप कंटिन्यू रूप से पढ़ाई कर रहे हो तब तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। क्योंकि मुझे मेरे वीडियो पे भरोसा है, कोई स्टूडेंट्स इन क्लासों को कंटिन्यू रूप से आप पढ़ रहे हो, और हम बाद में प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। यदि आप ये कंटिन्यू रूप से कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हो तब। और आप इसको ये 1:3 मत कर लेना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, अंतःकोणों का योग जो पहले दे रखा है उसको पहले लिखना है, और जो बाद में दे रखा है उसको बाद में लिखना है। यहाँ पे अंतःकोण दे रखा है, अंतःकोणों को पहले लिखना है, फिर बहिष्कोण को लिखना है। ये मत कर लेना कि बहिष्कोण को पहले लिख रहे और अंतःकोण को बाद में लिख रहे। जो पहले जो दे रखा है उसे हम पहले लिखते हैं, बाद में दे रखा है उसे हम बाद में लिखते हैं, तभी आपको यह अनुपात मिलेगा। यदि आप इसको पहले लिख लोगे तो आपको 1:3 मिल जाएगा, और 1:3 यहाँ पे बी ऑप्शन में भी दे रखा है। तो आप ये टिक मत कर लेना, ये टिक कर लोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, तो कौन सा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।